कहते हैं कि जो 27 नक्षत्र हैं वो चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं और चंद्रमा लगभग 2.5 दिन एक राशि में रहते हैं और धीरे धीरे करके हर नक्षत्र के घर से होते हुए गुजरते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि चंद्रमा की फेवरेट पत्नी कौन सी है? वो है रोहिणी, यानी कि रोहिणी नक्षत्र। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि ये सॉफ्ट, ब्यूटीफुल और डिजायरेबल क्वालिटीज के साथ जुड़ा हुआ नक्षत्र रोहिणी अपने गर्भ में क्या क्या समाये हुए है। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज कर सकता है। ये है मेरी नक्षत्रों की सीरीज, जिसमें कि हम चौथे नक्षत्र रोहिणी की बात कर रहे हैं। इस नक्षत्र के भी मैं 2 भाग बनाऊंगी। पार्ट 1 में, जिसमें हम अभी हैं, उसमें हम बात करेंगे बेसिक क्वालिटीज के बारे में, और जो पार्ट 2 है, जो इसके बाद आने वाला है, उसमें हम बात करेंगे इस नक्षत्र के इंटरप्रिटेशंस के बारे में। तो इस वीडियो की शुरुआत के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रोहिणी नक्षत्र की सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। रोहिणी वृषभ यानी कि टॉरस राशि में पाया जाने वाला एक नक्षत्र है। इसके भी 4 चरण होते हैं और चारों ही चरण जो हैं वो वृषभ राशि में ही होते हैं। इसीलिए वृषभ राशि के बहुत सारे गुण दोष जो हैं वो आपको रोहिणी नक्षत्र में देखने को मिल जाते हैं, और रोहिणी नक्षत्र का जो पूरा पूरा प्रभाव है वो भी आपको वृषभ राशि में देखने को मिल जाता है। अगर अभी तक आपने मेरा वृषभ लग्न का और वृषभ राशि का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उनको देखने के बाद रोहिणी नक्षत्र के बारे में भी और वृषभ राशि के बारे में भी काफी सारी चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएंगी। इस नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा। अब कहते हैं कि ये चंद्रमा की फेवरेट पत्नी है, लेकिन हर नक्षत्र का कोई ना कोई स्वामी तो जरूर होता है। 9 ग्रहों में से इस नक्षत्र का स्वामी माना जाता है चंद्रमा को। अब क्योंकि चंद्रमा इस नक्षत्र का स्वामी है, तो नेचुरल सी बात है कि चंद्रमा को यहाँ रहना अच्छा लगेगा, उसको यहाँ पर कंफर्टेबल फील होता है। और यही वजह होती है कि रोहिणी नक्षत्र में किए गए जो शुभ कर्म होते हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। इस नक्षत्र के साथ जो देवता या डेटी जुड़ी हुई है वो है प्रजापति या ब्रह्मा। इसका मतलब इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं क्रिएशन के साथ भी है, सृष्टि की रचना के साथ भी है। इसके साथ साथ इसका जो तत्व होता है वो होता है पृथ्वी का तत्व, क्योंकि यही पृथ्वी का तत्व आपको देखने को मिलता है टॉरस राशि में भी। इसीलिए मैं कह रही हूं कि टॉरस राशि और रोहिणी नक्षत्र का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। आपको उसे वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इस नक्षत्र की नाड़ी है अंत्य और इसकी योनि है सर्प। हाँ, इसका गण जो है उसे मनुष्य माना जाता है, यानी कि इसका जो टेम्परामेंट होता है वो मनुष्य वाला होता है। रजोगुण से संपन्न इस नक्षत्र को माना जाएगा। इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो है चैरियट या फिर एक रथ। कई बार इसको हम छोटी लाल गाय के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं। आप अगर हिमालय के जो राज्य हैं वहां जाएंगे तो वहां पर आपको इस तरह की छोटी छोटी थोड़ी लाल या ब्राउनिश रेड कलर की जो गाय हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह की गाय के साथ भी हम इसको जोड़कर देख सकते हैं। इस नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है वो है मोक्ष, यानी कि नक्षत्र जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये तो हो गई जो बेसिक डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो। आसमान में जब भी आप रोहिणी नक्षत्र की तरफ देखेंगे तो हमारे सूर्य से भी बड़ा, कई 100 गुना बड़ा एक बहुत सुर्ख लाल रंग का तारा है। वो तारा रोहिणी नक्षत्र का पार्ट है और वहां सबसे ज्यादा इजीली देखने में मिलता है। और यही वजह है कि जो लाल रंग है, जो पैशंस का कलर है, उसको हम रोहिणी नक्षत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। याद रखिए, बिकॉज इट्स द मून्स फेवरेट वाइफ, इसीलिए प्रेम, पार्टनरशिप्स, खासकर जो रोमांटिक पार्टनरशिप्स होती हैं वो इस नक्षत्र के साथ बहुत ही ज्यादा गहराई के साथ जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट सिंबोलिज्म जो इस नक्षत्र का होता है वो ये है कि ये नक्षत्र स्त्री गुण वाला है, यानी कि इसमें जो स्त्रियोचित गुण होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अब क्योंकि स्त्रियोचित गुण बहुत ज्यादा होते हैं और इसका जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं क्रिएशन के साथ है, तो ये नक्षत्र जो है इसको हम जोड़ के देखते हैं ऑफ द फर्स्ट periods or the first menstruation that a girl has, क्योंकि at that time
well, according at least to old beliefs, the girl is able to start her reproductive system. तो यहाँ पे जो सृष्टि की बात हो रही है वो सृष्टि कौन सी सृष्टि है? जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप जो क्रिएशन की कहानी है उसको जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि ब्रह्मा ने सबसे पहले मानस पुत्रों को जन्म दिया था। अब ये जो मानस पुत्र हैं इनका किसी रिप्रोडक्टिव चीज के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन अभी जिस सृष्टि में हम लोग रह रहे हैं वहां पे जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट व्हेन अ गर्ल हैज हर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन या फिर इवन मेन स्मॉल टीनेजर्स दे एंटर प्यूबर्टी, तो उस प्यूबर्टी की बात जो है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्टिवेट होने की बात है, वो सारी की सारी बातें रोहिणी नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपको इस नक्षत्र को इस तरह की क्रिएशन के साथ जोड़कर देखना है, सृष्टि की क्रिएशन के साथ नहीं, ब्रह्मांड की क्रिएशन के साथ नहीं, लेकिन जो कि लाइफ की क्रिएशन होती है, जीवन की क्रिएशन है, जीवन की उत्पत्ति है, उसके लिए जो सबसे जरूरी हमारे को चीज चाहिए होती है वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ रोहिणी नक्षत्र जुड़ा हुआ होता है। अब अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो रोहिणी का जो अर्थ है वो होता है आरोहण करना या आरोहण करने वाला वाली, यानी किसी भी चीज के ऊपर जीत हासिल करने वाली या फिर उसके ऊपर चढ़ाई करने वाली। अब चढ़ाई के लिए या तो अपने पैर से कर सकते हैं या फिर आपको किसी रथ की जरूरत होती है, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ बैटल फील्ड। तो बैटल फील्ड में क्योंकि रथ की जरूरत होती है इसीलिए इसका जो सिंबल है वो होता है रथ, क्योंकि रथ पर चढ़कर आप आसानी से बड़े से बड़ी मुसीबत का आरोहण कर सकते हैं, उसके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आने वाले इश्यूज हो, चाहे वो इसी तरह की दूसरी बातें हो। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मा के साथ इसका कनेक्शन है, लाल रंग के साथ, पैशंस के साथ, मेंस्ट्रुएशन, प्यूबर्टी के साथ इसका कनेक्शन है। इसी वजह से इस नक्षत्र को फर्टिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना गया है, प्लस प्रेम के लिए भी इसे बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना गया है। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट लव एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फर्टिलिटी, तब हमें रोहिणी नक्षत्र की बात जरूर करनी होती है। ब्रह्मा है क्योंकि इसीलिए यहाँ पर लाइफ की क्रिएशन की बात भी जरूर होगी। क्योंकि ये नक्षत्र वृषभ राशि का पार्ट है, इसीलिए रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के लिए भी उनका घर बहुत जरूरी होता है। वो कैसे दिख रहे हैं, उनका घर कैसा दिख रहा है, उनका घर अच्छी कंडीशन में है या नहीं है, टेस्टफुली अरेंज्ड है या नहीं है, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये लोग हाउस कीपर्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी अपने घर का जो मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छे से करते हैं। मैंने आपको टॉरस लगने के वीडियो में बताया था कि अगर आपको घर संभालने वाली कोई लड़की चाहिए तो टॉरस लगने से अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। लेकिन टॉरस लग्न में भी अगर आपको रोहिणी नक्षत्र की लड़की मिले, जो कि आप अगर आप स्पेशली घर संभालने के पर्पज से इफ यू लुकिंग फॉर समबडी हु कैन मैनेज योर हाउस होल्ड, रोहिणी नक्षत्र इज द बेस्ट। अगर आप खुद रोहिणी नक्षत्र की हैं, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, तो भी आप देख रहे होंगे कि आपके अंदर एक घर को मैनेज करने का एक नेचुरल टैलेंट होता है। तो इस टैलेंट को आप इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज हाउस होल्ड मैनेजमेंट is the least talked about management in today's world, and I believe it is the most important type of management, क्योंकि जो हाउस होल्ड है वही हमारी बेसिक इकाई है, और उस इकाई को अगर आप ढंग से मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को मैनेज नहीं कर सकते, अपने स्टेट को मैनेज नहीं कर सकते, अपनी कंट्री को भी मैनेज नहीं कर सकते। सो हाउस होल्ड मैनेजमेंट आई बिलीव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट दैट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। तो खैर इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, उनका लग्न और उनका चंद्रमा दोनों ही रोहिणी नक्षत्र का था। इसीलिए रोहिणी नक्षत्र हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसा कि आप जानते हैं श्री कृष्ण कौन थे? एक गोप थे, यानी गोपालक थे। तो गायों की रक्षा करते थे, अपना जो एरिया है उसकी रक्षा करते थे। उसके बाद जब वो द्वारकाधीश बने तो भी उन्होंने द्वारका की रक्षा की। रिमेंबर, द्वारकाधीश का मतलब द्वारका का राजा नहीं होता, द्वारकाधीश मतलब द्वारका का पालक या द्वारका का ख्याल रखने वाला। साथ ही साथ जब महाभारत भी हुई थी तो उस समय पर भी श्री कृष्ण ने एक तरीके से अर्जुन के लिए एक तरह की शील्ड का काम किया था, उनको डिफेंड करने का, प्रोटेक्ट करने का, उन्हें गाइड करने का काम किया था। तो एक तरीके से आप उन्हें फादर फिगर भी मान सकते हैं अर्जुन के लिए। उनके बेस्ट फ्रेंड तो वो थे ही, लेकिन फादर फिगर भी, उसका रोल भी इन्होंने अच्छे से अदा किया था। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑफ पेरेंटिंग, ऑफ डिफेंडिंग, ऑफ प्रोटेक्टिंग,
ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जुड़े होते हैं रोहिणी नक्षत्र के साथ। साथ ही साथ प्रेम और सद्भाव, ये चीजें भी रोहिणी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। श्री कृष्ण और राधा के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, सत्यभामा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, रुक्मिणी के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। इसके अलावा जो श्री कृष्ण की रास लीला है, वो रास में किस तरीके से गोपियों को एंगेज करके रखते थे संगीत के साथ, चांदनी रात है, संगीत है, सो एवरीथिंग दैट इज अ लिटिल आर्टिस्टिकल एंड ब्यूटिफुल इन नेचर, इन सबका जो जुड़ाव है वो रोहिणी नक्षत्र के साथ है। तो कौन कौन सी चीजें अभी तक हमने जानी? प्रेम होना चाहिए, लव होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ ही यहाँ पर क्या होना चाहिए? कोई म्यूजिकल चीज, कोई आर्टिस्टिक चीज, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह की कोई भी चीज। एंड रिमेंबर, हम श्री कृष्ण को किसके साथ जोड़ के देखते हैं? बांसुरी के साथ, क्योंकि उनकी बांसुरी का संगीत ही है जो कि हमें उनके साथ एक तरीके से जोड़ के रखता है। तो इन सब के साथ भी साथ ही साथ प्रोटेक्टिंग एंड डिफेंडिंग, नॉट आउटराइट अटैकिंग बट प्रोटेक्टिंग एंड डिफेंडिंग। और श्री कृष्ण की लाइफ में आपने ये जरूर देखा होगा कि जब वो द्वारका आने का उनका ख्याल था कि मैं सारे लोगों को बचाकर द्वारका ले जाऊं, जरासंध जब बार बार उनके ऊपर अटैक करवा रहा था, तो काल यवन से बचने के लिए वो लोगों को उठाकर ले गए थे द्वारका। तो उन्होंने सामने से अटैक नहीं किया, अपने लोगों को मरने नहीं दिया, उनके ऊपर किसी तरह की विपदा नहीं आने दी। उल्टा इसके बजाय उन्होंने क्या ठीक समझा कि वो उनकी जिंदगी बचा लें, उनको प्रोटेक्ट कर लें और उन्हें द्वारका लेकर आ जाए। सो ये प्रोटेक्शन की जो टेंडेंसी है अगेन, वो आपको श्री कृष्ण में देखने को मिलेगी। और श्री कृष्ण के साथ साथ ही जो लोग रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हैं, उनमें भी आपको यही टेंडेंसी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ही कंफ्यूजिंग है। क्या? एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं रोहिणी नक्षत्र के पैशंस की, डिजायर्स की, म्यूजिक की, हाउस होल्ड की, प्रेम की। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि इस नक्षत्र का पुरुषार्थ मोक्ष है। तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है? पूरी जिंदगी अगर आप भोगों में लिप्त रहेंगे, डिजायर्स में लिप्त रहेंगे, पैशंस में लिप्त रहेंगे, तो फिर आप मोक्ष की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? और ये नक्षत्र जो बहुत शुभाशुभ कर्म आपके जीवन में कराता है, वो आपको मोक्ष की तरफ भला कैसे बढ़ा सकता है? देखिए, इट इज टॉकिंग अबाउट हाउस होल्डिंग। हाउस होल्डिंग यानी गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की सबसे खास बात क्या है कि गृहस्थ आश्रम बात करता है अबाउट बैलेंस। आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? आप भगवान की पूजा करते हैं, अपने कर्म अच्छे रखते हैं, अपने धर्म का, रिमेंबर धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज राइचियसनेस, आप उसका पालन करते हैं और अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए यू हैव अ हस्बैंड, यू हैव अ वाइफ, यू हैव चिल्ड्रन, यू हैव पेरेंट्स, यू हैव फैमिली मेंबर्स, यू हैव फ्रेंड्स, यू हैव अ कम्युनिटी। तो आपके जो डिजायर्स हैं, जो भी आपके काम हैं, जो भी आपके पैशंस हैं, उनको पूरा करने के लिए भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो रोहिणी नक्षत्र आपको क्या कह रहा है कि वो आपको डिजायर्स पूरी फुलफिल करेगा, वो आपके जो काम है उनको पूरा फुलफिल करेगा, लेकिन इवेंचुअली बढ़ना कहाँ है? मोक्ष की तरफ। ये आपको ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाओ, राइट? और वो आपको ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल भगवान से या मोक्ष से आप मुंह मोड़ लीजिए और सीधे भोगों में लिप्त हो जाइए। वो आपसे ये कह रहा है that everything can be fine tuned, everything can be very well balanced। और यही चीजें टॉरस राशि को भी पसंद होती है। यही वजह होती है कि रोहिणी नक्षत्र, द एंटायरिटी ऑफ द नक्षत्र इज बेस्ड इन टॉरस राशि। जो आखिरी इंपॉर्टेंट चीज आपको इस नक्षत्र के साथ देखनी है वो क्या है? वो ये है कि क्योंकि हमें बैलेंस बनाकर चलना है, क्योंकि हमें डिजायर्स को फुलफिल करना है, क्योंकि हमें गृहस्थ आश्रम में रहना है, इसीलिए वी आर इन नीड ऑफ अग्रीमेंट्स एंड वी आर इन नीड ऑफ यूनियंस। कैसे? यू नीड अ फ्रेंड टू टॉक टू। सो आपकी डिजायर है कि आप किसी के साथ अपनी बात कर सकें, अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकें। इस डिजायर को पूरा करने के लिए आप इकाई होना जरूरी नहीं है, आपको दो लोग चाहिए, कोई और भी चाहिए ताकि वो फुलफिल हो सके। तो वो दूसरा व्यक्ति कौन होगा? वो होगा फ्रेंड। आप किसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, परिवार शुरू करना चाहते हैं, तो वो अकेले तो नहीं होगा। यू नीड समबडी। हु इज दैट पर्सन? इट इज आइदर अ हस्बैंड और अ वाइफ। आप चाहते हैं आप अपने परिवार के जो लिनियज है, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो विजडम हो, उसको कहीं पास ऑन करें, राइट? आपके बाद कोई आपका नाम देने वाला हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड किड्स, राइट? सो अगेन यू नीड समबडी हु इज फुलफिलिंग दैट पर्पस। तो अकेले यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, यू नीड समबडी एल्स एज वेल। रोहिणी नक्षत्र भी हमें यही बता रहा है कि अकेले कोई भी चीज करना बहुत
बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो कहते हैं ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो भाड़ फोड़ने के लिए आपको 2 चने तो चाहिए कम से कम। तो वो दूसरा चना कहाँ से आएगा? इट इज व्हेन यू आर मेकिंग यूनियंस विद समबडी, इफ यू आर मेकिंग अग्रीमेंट्स विद समबडी। तो शादी एक तरीके से अग्रीमेंट है, फ्रेंडशिप एक तरीके से अग्रीमेंट है, एक परिवार में अपने भाई बहनों के साथ रहना वो एक तरीके का अग्रीमेंट है, अपने पेरेंट्स के साथ किस तरीके से हाउस होल्ड को मैनेज करना है वो एक तरीके का एग्रीमेंट है, अपने बच्चों को पालना, उनकी अच्छे से परवरिश करना ये एक तरीके का एग्रीमेंट है। अपने आप काम करते हैं जब किसी के साथ, चाहे वो आपके बॉस हो चाहे आपके एम्प्लॉयज हो, अगेन यू मेकिंग एन एग्रीमेंट विद देम दैट यू विलिंग टू वर्क विद देम। तो ये जो यूनियनाइजिंग होती है, जो अग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, रिमेंबर इट्स नॉट अबाउट अ लॉट ऑफ पार्टीज, इट्स मोस्टली अबाउट 2 पार्टीज। तो जो 2 पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट होता है उसको भी रोहिणी नक्षत्र सिग्निफाई करता है। इसीलिए जो लोग रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो लोग दूसरों के साथ अग्रीमेंट्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से बना लेते हैं और उन रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से निभा भी लेते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रोहिणी इज अ वेरी वेरी गुड नक्षत्र। आप अगर कुछ भी शुभ काम करने जा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द गुड थिंग्स दैट आर डन इन रोहिणी वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं, गिवन दैट चंद्रमा इज इन अ गुड पोजिशन। बाय बिकॉज चंद्रमा इज द लॉर्ड ऑफ दिस नक्षत्र। तो चंद्रमा की पोजिशन देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चंद्रमा अगर खराब स्थिति में होगा तो रोहिणी नक्षत्र के हमें बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बुरे परिणाम क्या होंगे, अच्छे परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जो कि है रोहिणी नक्षत्र पार्ट 2। तो उसको भी जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।